तुम लोग पीछे कहाँ बोल रहे हो भाई? आओ, हम बिठा रहे हैं। उठो वहां से, कॉपी किताब आओ, यहाँ सेकंड बेंच पे जगह है। तुम भैया, तुम कहाँ पीछे हो? तुम भी बैठो, यहाँ बैठो आगे। हाँ, ये तुम्हारी सीट हम आरक्षित कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज पहुंचना है ना? हाँ, तो यहीं बैठोगे तुम, ठीक है? आओ यहाँ बैठो। हाँ, तुमको भी पहुंचना है, तो पीछे क्यों बैठ रहे हो? तुम तो अपना आश्रम बना रहे, लग रहा है पीछे। आगे बहुत जगह खाली, तुम लोग कहाँ बैठे हो? आगे यहाँ हर जगह खाली। अच्छा, मतलब आमने सामने की टक्कर लेना चाहते हो? चलिए भाई, बैठो बेटा, सेकंड बेंच पे बैठो। देखिए भाई, कोशिश करिए कि सबसे पहले आगे की बेंचेस को ऑक्यूपाई करिए, है ना? जीवन में आगे रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो कब पिछड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। चलिए, अच्छा, ये जो रास्ता है, ये बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का। और किधर भारत किधर पाकिस्तान, वो आप लोग डिसाइड करेंगे। ये मैं नहीं, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। तो ध्यान से सुनना, इधर से कोई उधर और उधर से कोई उधर जाता दिखा, तुम लोग राजस्थान मणिपुर का रास्ता पकड़ ले। फिर वो कहीं आने जाने लायक बचेगा नहीं। हाँ, किसी को अगर डाउट हो अपने ऊपर तो वो विभाग बदल सकता है। संदेहास्पद स्थिति अगर चल रही हो, चलिए भाई, तो हम लोग बात कर रहे थे यूरिन फॉर्मेशन की, और यूरिन के निर्माण के 3 चरण पाए जाते हैं, या बोला जाए 3 स्टेप्स पाए जाते हैं। क्या नाम बताया था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन, यानी सूक्ष्म निस्यंदन, विशेष पुनः अवशोषण और विशेष स्राव, यही बताया था। आज किसकी किसकी पहली क्लास है? क्या नाम बेटा? चलो, और इधर? अच्छा, पहली क्लास है। चलो, आज हो सकता है तुम लोगों को थोड़ा सा कठिनाई जाए समझने में, आज है ना, तो थोड़ा सा धैर्य रखना है ना। आज का टॉपिक थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अरे भाई, ध्यान देना पड़ता है। क्या होता है कि किसी को युद्ध में भेजो तो उससे पहले उसका मनोबल क्या रखना चाहिए? ऊपर हाई रखना है, हाउस द जोश, वही वाली बात है। तो हम लोग पहले चरण की बात कर रहे हैं कि यूरिन का जो निर्माण है, यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, उसका पहला चरण है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी सूक्ष्म निस्यंदन। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बच्चों, ये कहां संपन्न होता है? नेफ्रॉन के कौन से भाग में? नेफ्रॉन के रीनल कार्पसल में। कहां संपन्न होता है? रीनल कार्पसल को क्या बोलते हैं? माल्पीजियन बॉडी। क्या बोलते हैं? माल्पीजियन बॉडी। तो रीनल कार्पसल कह लो या माल्पीजियन बॉडी, एक ही बात है। इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से? एक होता है बाउमैन संपुट, याद आया?
प्याले के समान संरचना और उसके अंदर रक्त केशिकाओं का जाल जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। दो संरचनाएं पाई जाती है, ध्यान से देखो। ऐसा कुछ बनाया था। ये क्या है? बाउमेन संपुट, बाउमेन कैप्सूल, और बाउमेन कैप्सूल के अंदर रक्त केशिकाओं का जाल। इसका जाल है रक्त केशिकाओं। जिस रक्त वाहिका से रक्त आता है उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, याद है? और रक्त आता है रक्त केशिकाओं के जाल में जिसे हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलस, और जाता किससे है? एफरेंट आर्टीरियोल। इससे रक्त बाहर जाता है। इतनी बात समझी थी? डायग्राम में लेबलिंग। ये बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल कितनी परतों की है? 2 परतें, बाहरी परत और आंतरिक परत। खास बात एक है कि जो आंतरिक परत होती है इसमें विशेष कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। कैसी कोशिकाएं? विशेष कोशिकाएं जिनका नाम है पोडोसाइट्स। क्या नाम है बच्चों? पोडोसाइट्स, याद रखना। ये पोडोसाइट्स है। अब बात क्या होती है कि पोडोसाइट्स के बीच में छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र। तो यहाँ पोडोसाइट्स हैं और पोडोसाइट्स के बीच में छिद्र दिख रहे हैं। दिख रहे हैं नहीं आपको? तो ये केंद्रक युक्त होती हैं। कोशिका का नाम पोडोसाइट। कहाँ पाई जाती है? बाउमेन कैप्सूल की आंतरिक सतह पर। क्या नाम है? पोडोसाइट। कहाँ पाई जाती है? बाउमेन कैप्सूल की आंतरिक सतह पर। अभी कोई बनाएगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, बोर्ड पे देखो ध्यान से। पोडोसाइट्स की परत किसका उदाहरण है? सरल शल्कीय उपकला ऊतक। किसका उदाहरण है? सरल शल्कीय उपकला ऊतक, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का उदाहरण। कोशिका का नाम है पोडोसाइट। ये अंदर रक्त केशिकाओं का जाल। अब देखो कि ये जो रक्त केशिकाओं का जाल है तो इसकी भी उपकला होगी, और केशिका की उपकला को हम बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। रक्त केशिका में कोशिकाओं की एक ही परत होती है और उस परत को हम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह दिख रही है वहां पर पाई जाती है आधारीय परत। क्या पाई जाती है? आधारीय परत। आधारीय परत। तो एक परत हो गई किसकी? पोडोसाइट्स की। दूसरी परत हो गई किसकी? एंडोथीलियम की। और इन दोनों के बीच में आधारीय परत। तो कितनी परतें दिख रही है यहाँ? 3। ठीक है। ये बाउमेन संपुट की बाहरी परत। इधर से रक्त आ रहा है, कहां पहुंचेगा? ग्लोमेरुलस में। रक्त कहां पहुंचेगा? ग्लोमेरुलस। अब थोड़ा सा समझते हैं। क्या समझते हैं कि हृदय से जो रक्त निकला, हृदय रक्त को पंप करता है, वो रक्त आर्टरी से होते हुए रीनल धमनी में पहुंचता है, और रीनल धमनी से कहां पहुंचता है? किडनी। अब बात आती है कि कितना रक्त पहुंचता है। तो अगर हम हृदय से ये बात पता करें कि 1 मिनट में कितना रक्त पंप होता है, हृदय से 1 मिनट में कितना रक्त पंप होता है, उसे क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। जिसको याद नहीं होगा, याददाश्त कमजोर है, मैं याद दिला दे रहा। या इसको हम बोलते हैं संवहन क्षमता। क्या बोलते हैं? संवहन क्षमता। 1 मिनट में हमारा हृदय जितना रक्त पंप करता है उसे कहते हैं संवहन क्षमता।
और ये लगभग कितना होता है? 5 लीटर प्रति मिनट। इतना ही पढ़ा है पर नहीं, यही पढ़ा है, कुछ और पढ़ा है? लगभग 5 लीटर प्रति मिनट। कभी थोड़ा कम हो सकता है, कभी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन औसत कितना है? 5 लीटर हम मान लेते हैं। अब 1 मिनट में हृदय से कितना रक्त निकला? 5 लीटर। तो उस रक्त का कुछ भाग किडनी में भी जाएगा। जो रक्त हृदय से निकला है उसका कुछ भाग कहाँ जाएगा? किडनी में। तो जितना भाग किडनी में जाएगा उसे कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो। क्या कहते हैं? आंख खोल के पढ़ बेटा, आंख बंद करके पढ़ेगी समझ में नहीं आएगा। तो 1 मिनट में जितना रक्त किडनी में पहुंचता है उसे कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, याद रखना। क्या बोलेंगे? रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, ये होता है लगभग 1200 ml प्रति मिनट। यानी 5 लीटर रक्त हृदय से निकला और उसमें से 1200 ml रक्त कहां पहुंचा? किडनी में। कहां पहुंचा? किडनी में। अब अगर हम ये बात पता करें कि रक्त का 50% भाग प्लाज्मा होता है, लगभग वैसे तो 55% होता है, हम 50 मान लेते हैं कि रक्त का लगभग 50 से 55% भाग प्लाज्मा होता है। तो आप ये बताओ कि रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होगा? कितना होगा बेटा बताओ? जितना रक्त जा रहा है उसका आधा, 50% क्या होगा? प्लाज्मा। तो हम इसको लिख दे रहे हैं कितना? 600 ml प्रति मिनट। यहां तक किसी को कोई कठिनाई? 5 लीटर हृदय से निकला जिसमें से 1200 ml रक्त किडनी में पहुंचा, उसे बोल रहे हैं रीनल ब्लड फ्लो। उसका 50% भाग प्लाज्मा है जिसे हम बोल रहे हैं रीनल प्लाज्मा। यहां तक कोई कठिनाई? ठीक। अब हम बोल रहे हैं कि सर जो ब्लड आया है, यही ब्लड आया है ना, 1200 ml प्रति मिनट, कहां पहुंचा है? किडनी में। प्लाज्मा कितना है? 600 ml प्रति मिनट। अब जब ये ब्लड आएगा यहां पे, तो इधर से आएगा और इधर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। आने वाला रास्ता चौड़ा है, बाहर जाने वाला रास्ता सकरा है। तो क्या रक्त आसानी से बाहर जा पाएगा? नहीं जाएगा। अगर आने वाला रास्ता चौड़ा है तो ज्यादा मात्रा में रक्त आएगा, और निकलने वाला रास्ता सकरा है तो कम मात्रा में निकल पाएगा। तो क्या एक विपरीत प्रवाह यहां पर विकसित होगा? होगा ना, बैक फ्लो। क्या विकसित होगा? बैक फ्लो। तो जो रक्त बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्या वो पूरी तरह से बाहर निकल पाएगा? नहीं। उसमें एक विपरीत प्रवाह धारा विकसित होगी, और उस विपरीत प्रवाह धारा की वजह से रक्त की कुछ मात्रा, यानी रक्त का कुछ भाग इन छिद्रों से होकर बाउमेन संपुट में आ जाता है। किन छिद्रों से? वो छिद्र जो पोडोसाइट्स के बीच में पाए जाते हैं। इन छिद्रों का नाम है भाई, इन छिद्रों को कहा जाता है स्लिट पोर। क्या कहा जाता है? स्लिट पोर। किसके बीच में पाए जाते हैं? पोडोसाइट कोशिकाओं के बीच में। तो अगर विपरीत धारा प्रवाह बनेगा तो रक्त का कुछ भाग निकलकर कहां आ जाएगा? बाउमेन संपुट में। जो भाग बाउमेन संपुट में आएगा बच्चों, इसी को हम कहते हैं छनित्र। क्या बोलते हैं? छनित्र या फिल्ट्रेट। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दोनों का व्यास बराबर होता तो जैसे रक्त आता वैसे रक्त चला जाता, तो किसका निर्माण नहीं होता? छनित्र। तो अगर दोनों रक्त वाहिकाओं का व्यास बराबर होगा तो छनित्र का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जैसे रक्त आएगा वैसे रक्त चला जाएगा।
अब छनित्र कहां से बना है? रक्त से बना है। तो इसकी रासायनिक संरचना किसके जैसी होगी? रक्त जैसी होगी, लेकिन इसमें दो चीजें उपस्थित नहीं होंगी। एक रक्त कोशिका उपस्थित नहीं होगी और दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन उपस्थित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो छनित्र में क्या क्या नहीं पाया जाता? रक्त कोशिका नहीं होती और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता। क्या नहीं होता? प्लाज्मा प्रोटीन। यानी मतलब कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका छनन नहीं हो पाता, वो कहां रह जाता है? ग्लोमेरुलस में, रक्त में ही रह जाता है और धीरे धीरे यहां से बाहर जाए। छनित्र में और क्या नहीं होता? रक्त कोशिका, ना आरबीसी, ना डब्ल्यूबीसी, ना प्लेटलेट। यानी कुल मिलाकर रक्त में अपन ने रक्त पढ़ा है, रक्त में से रक्त कोशिका निकाल दो तो क्या बना? प्लाज्मा। प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन निकाल दो तो केवल तरल भाग बचेगा। तो जो तरल भाग बचेगा वही क्या है? छनित्र। तो इस छनित्र में क्या क्या होगा बेटा? जरा सोचो, क्या उपस्थित होगा? तो एक भाई इसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित होंगे। जितना पोषक तत्व है रक्त में वो सब कहाँ होता है? उसके प्लाज्मा के तरल भाग में। एक दूसरा, इसमें सभी हार्मोन्स उपस्थित होंगे, इसमें आयन्स उपस्थित होंगे, इसमें विटामिन्स यानी विटामिन्स उपस्थित होंगे, इसमें उत्सर्जी पदार्थ भी उपस्थित होंगे। यानी अभी भी ये बहुत महत्व रखता है। और सबसे बड़ी बात जल उपस्थित हो। क्या उपस्थित होगा? जल। तो ये जो छनित्र बन रहा है यहाँ पर, ये बन के कहाँ आएगा? इधर नीचे की तरफ। अब ये जो छनित्र बनता है इसके बनने की दर है 125 ml प्रति मिनट। छनित्र किस दर में बनता है? 125 ml प्रति मिनट। ठीक है, और इस दर को कहते हैं ग्लोमेरुलर क्षरण दर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR। क्या कहा जाता है? GFR। इतनी बात समझ में आई? फिर से रिपीट करें, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार कोई कॉन्सेप्ट नए सिरे से नहीं समझाया जा सकता। एक बार जो पढ़ ले अगर वो अच्छे से समझ लोगे तो बाद में उसको आप आसानी से याद कर सकते हो। फिर से आते हैं शुरू में। हृदय से 1 मिनट में कितना रक्त पंप हुआ? 5 लीटर। उसमें से कितना किडनी में गया? 1200 ml। जो किडनी में जाता है उसे क्या बोलते हैं? रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, इस रक्त का 50% भाग प्लाज्मा है, तो 600 ml हो गया प्लाज्मा का प्रवाह, जिसे बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। ये रक्त और रक्त के अंदर प्लाज्मा, ये कहां पहुंचेगा? किडनी में। किडनी में पहुंचा तो किडनी में नेफ्रॉन में जाएगा, एफरेंट आर्टीरियोल से जाएगा। जिनको याद नहीं होगा मैं लिख दे रहा हूं भाई, ये कौन सी रक्त वाहिका है? एफरेंट आर्टीरियोल। और ये कौन सी रक्त वाहिका है? इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट अ से लिखा है, अ मतलब आने वाला रक्त। इफरेंट ई से लिखा है, ई का मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब जाने वाला। तो आने वाला रक्त आएगा किससे? एफरेंट से, और जाने वाला किससे जाएगा? इफरेंट से। किसका व्यास ज्यादा होता है? किसका व्यास कम होता है? व्यास के कम होने की वजह से एक विपरीत प्रवाह विकसित होगा कि नहीं होगा? विपरीत प्रवाह विकसित होगा, और विपरीत प्रवाह की वजह से रक्त का कुछ भाग निकल के आ जाएगा बाउमेन संपुट में, और उस भाग को कहते हैं छनित्र। तरल भाग होगा, इसमें क्या उपस्थित नहीं होगा? रक्त कोशिका और प्लाज्मा प्रोटीन।
यानी इन दोनों का छनन नहीं हो पाता। अब छनित्र किस स्पीड से बन रहा है, किस तेजी से बन रहा है? 125 ml प्रति मिनट। आई बात समझ में? तो जरा एक दो लाइन लिखो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो पहली हेडिंग हमने डाली क्या? सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखिए। अधिक दक्षता वाली छनन की क्रिया, अधिक दक्षता वाली छनन की क्रिया, अधिक दक्षता वाली छनन की क्रिया को सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। अधिक दक्षता वाली छनन की क्रिया को सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। अगला पॉइंट, ये क्रिया नेफ्रॉन के, ये क्रिया नेफ्रॉन के रीनल कार्पसल भाग में, ये क्रिया नेफ्रॉन के रीनल कार्पसल भाग में, ये क्रिया नेफ्रॉन के रीनल कार्पसल भाग में संपन्न होती है। ये क्रिया नेफ्रॉन के रीनल कार्पसल भाग में संपन्न होती है, संपन्न होती है। अगला पॉइंट, हृदय की संवहन क्षमता, हृदय की संवहन क्षमता लगभग, हृदय की संवहन क्षमता लगभग 5 लीटर प्रति मिनट, हृदय की संवहन क्षमता लगभग 5 लीटर प्रति मिनट पाई जाती है, लगभग 5 लीटर प्रति मिनट पाई जाती है। अगला पॉइंट, इसमें से 1200 ml रक्त, इसमें से 1200 ml रक्त प्रति मिनट, इसमें से 1200 ml रक्त प्रति मिनट किडनी में पहुंचता है। 1200 ml रक्त प्रति मिनट किडनी में पहुंचता है। 1200 ml रक्त प्रति मिनट किडनी में पहुंचता है, जिसे रीनल ब्लड फ्लो कहा जाता है, जिसे रीनल ब्लड फ्लो कहा जाता है। यार चलो एक काम करो, यार कहीं पुलिस वुलिस रोकेगी तो हमको फोन मिलाओगे तुम लोग? है बच्चा है अपना, वो
कल से ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू है, तो अपने जो 2-3 जो टॉपर हैं साथ में आ रहे थे काउंसलिंग, पुलिस ने रोक लिया। मुझे फोन मिला रहा है, क्या करूं। चलो भाई, आप पुलिस पकड़े ना तो हमको फोन मत मिलाना, मतलब मिला लेना, लेकिन क्लास में रहूं तब मत मिलाना, मेरे हाथ पैर बंधे रहते उस समय। चलो, कहाँ पहुंचे, क्या लिखवाया था? रीनल ब्लड फ्लो। देखो अगला पॉइंट, रक्त का 50% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का 50% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का 50% भाग प्लाज्मा होता है। 50% भाग प्लाज्मा होता है। कितने प्रतिशत? तो रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो का आयतन, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो का आयतन, रीनल प्लाज्मा फ्लो का आयतन 600 ml प्रति मिनट। रीनल प्लाज्मा फ्लो का आयतन 600 ml प्रति मिनट पाया जाता है। अगला पॉइंट, इफरेंट आर्टेरियोल का व्यास, इफरेंट आर्टेरियोल का व्यास, इफरेंट आर्टेरियोल का व्यास एफरेंट आर्टेरियोल से कम होता है। इफरेंट आर्टेरियोल का व्यास एफरेंट आर्टेरियोल से कम होता है। एफरेंट आर्टेरियोल से कम होता है, जिससे रक्त के बाहर निकलने में, जिससे रक्त के बाहर निकलने में, रक्त के बाहर निकलने में विपरीत धारा प्रवाह, रक्त के बाहर निकलने में विपरीत धारा प्रवाह, रक्त के बाहर निकलने में विपरीत धारा प्रवाह विकसित होता है। रक्त के बाहर निकलने में विपरीत धारा प्रवाह विकसित होता है। विपरीत धारा प्रवाह विकसित होता है। अगला पॉइंट, बाउमैन संपुट की आंतरिक सतह पर, बाउमैन संपुट की आंतरिक सतह पर, बाउमैन संपुट की आंतरिक सतह पर
इसकी आंतरिक सतह पर बाउमैन संपुट। बाउमैन संपुट की आंतरिक सतह पर विशेष पोडोसाइट कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। विशेष पोडोसाइट कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। विशेष पोडोसाइट कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है तथा इन कोशिकाओं के बीच विशेष पोडोसाइट कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है तथा इन कोशिकाओं के बीच छिद्र उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं के बीच छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें स्लिट पोर कहा जाता है। छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें स्लिट पोर कहा जाता है। जिन्हें स्लिट पोर कहा जाता है। स्लिट पोर कहा जाता है। अगला पॉइंट, विपरीत धारा प्रवाह के कारण रक्त का कुछ भाग विपरीत धारा प्रवाह के कारण रक्त का कुछ भाग छिद्र से होते हुए बाउमैन संपुट में रक्त का कुछ भाग छिद्र से होते हुए बाउमैन संपुट में पहुंचता है। छिद्र से होते हुए बाउमैन संपुट में पहुंचता है जिसे क्षनित्र कहते हैं। छिद्र से होते हुए बाउमैन संपुट में पहुंचता है जिसे क्षनित्र कहते हैं। बाउमैन संपुट में पहुंचता है जिसे क्षनित्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्षनित्र। अगला पॉइंट, जिसे क्षनित्र कहते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, क्षनित्र का निर्माण 3 परतों के सापेक्ष होता है। क्षनित्र का निर्माण 3 परतों के सापेक्ष होता है। 3 परतों के सापेक्ष होता है। अगला पॉइंट, क्षनित्र में रक्त कोशिका और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्षनित्र में रक्त कोशिका और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्षनित्र में रक्त कोशिका और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाया जाता। रक्त कोशिका और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट, प्लाज्मा प्रोटीन का क्षनन नहीं होता है। प्लाज्मा प्रोटीन का क्षनन नहीं होता है। प्लाज्मा प्रोटीन का क्षनन नहीं होता है। अगला पॉइंट, क्षनन निर्माण की दर 125 ml प्रति मिनट। क्षनन निर्माण की दर 125 ml प्रति मिनट। क्षनन निर्माण की दर 125 ml प्रति मिनट पाई जाती है। 125 ml प्रति मिनट पाई जाती है। 125 ml प्रति मिनट पाई जाती है, जिसे GFR का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलर क्षनन दर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलर क्षनन दर कहा जाता है। ग्लोमेरुलर क्षनन दर कहा जाता है। अब ये वाला डायग्राम बना लो, केवल और कुछ नहीं लिखना, बस डायग्राम बना लो। डायग्राम से संबंधित जो पॉइंट है वो आप लिख लीजिए। ग्लोमेरुलर क्षनन दर कहा जाता है GFR। कितना होता है? 125 ml प्रति मिनट। बना लीजिए।
आप थोड़ा बात करिए। चलो भाई, हो गया? बन गया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ तो ढंग से बोलो। नो सर। तुम ऐसे सन्नाटे में बैठे रहे तो हमको लगा बन गया। चलिए, अब जरा बताइए, यदि 1 मिनट में 125 ml छनित्र बनेगा, पुराने बच्चे नहीं बोलेंगे, नए लोग जो हैं वो थोड़ा सा आंसर देंगे। 1 मिनट में यदि 125 ml छनित्र बनेगा तो 1 घंटे में कितना छनित्र बनेगा और 1 दिन में कितना छनित्र बनेगा? लिखिए, 1 घंटे में बनने वाले छनित्र की मात्रा और 1 दिन में बनने वाले छनित्र की मात्रा। हाँ, 1 घंटे में कितना निकालिए भाई? 1 घंटे में 7500 क्या ml, और 1 दिन में 1 घंटे में 7500 ml और 1 दिन में 1,80,000 ml, यानी लगभग 180 लीटर। तो लिखो, इस दर पे 1 घंटे में 7,500 ml, इस दर पे 1 घंटे में 7,500 ml, 7,500 ml तथा 1 दिन में 1 घंटे में 7,500 ml तथा 1 दिन में 180 लीटर
एक दिन में 180 लीटर छनित्र का निर्माण होता है। एक दिन में 180 लीटर छनित्र का निर्माण होता है। अब भाई छनित्र कहां से बनता है? रक्त से। और शरीर में रक्त कितना है? शरीर में रक्त कितना होता है? 5 लीटर। तो 5 लीटर रक्त को छाने और 180 लीटर छनित्र बना दिए। 5 लीटर छनित्र है, सॉरी 5 लीटर रक्त है। 5 लीटर रक्त को छाना और एक दिन में कितना छनित्र बना दिया? 180 लीटर। क्या ये संभव है? नहीं। कहाँ गड़बड़ किए भाई? क्या कैलकुलेशन गड़बड़ किए? बायो वाले हो क्या तुम लोग? मैं इसका कैलकुलेशन नहीं बन पा रहा है। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। बात यह है, अगर ये छनित्र जिस तरह से बन रहा है, इसमें पोषक तत्व भी उपस्थित है, इसमें जल भी उपस्थित है, नमक भी उपस्थित है, आयन भी उपस्थित है, और इन सभी को शरीर में वापस लेना आवश्यक है। अगर इनको शरीर में वापस नहीं लेंगे तो ये जो छनित्र है ये इसी रूप में यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर चला जाएगा। और अगर ऐसा होने लगा तो एक दिन में कितना यूरिन निर्माण होगा? 180 लीटर। और दिन के 2-3 घंटे किसी और कार्य में बीतेंगे बेटा, है ना? और आप सोचिए कि उस यूरिन को रोकने के लिए ब्लैडर कितना बड़ा होगा, और चलने में कितनी कठिनाई होगी। तो यहां महत्वपूर्ण हो जाता है किडनी। कौन महत्वपूर्ण हो जाता है? किडनी। अब ध्यान से सुनो, जैसे छनित्र बनता है, साथ ही साथ उस छनित्र का 99% भाग किडनी वापस अवशोषित कर लेती है। तो 180 लीटर छनित्र बना और उसका 99% भाग किडनी ने वापस अवशोषित कर लिया। तो बचा कितना? 1% भाग, जो लगभग होता है 1.8 लीटर एक दिन में। और ये वो यूरिन की सामान्य मात्रा है जो एक दिन में शरीर से उत्सर्जित होती है। तो इसलिए किडनी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किडनी ना हो तो दिनचर्या बदल जाएगी भाई। और ये सोचो कि उसकी दिनचर्या तो बदल जाएगी, व्यक्ति वॉशरूम ज्यादा जाएगा, बार बार जाएगा, लंबा समय लगाएगा, और बाहर भीड़ कितनी मचेगी, ये भी सोचने वाली बात है। तो किडनी की महत्वता बहुत ज्यादा है। आई बात समझने? लिखो कि छनन क्रिया के साथ किडनी छनित्र में से, छनन क्रिया के साथ साथ किडनी छनित्र में से आवश्यक तत्वों को, छनित्र में से आवश्यक तत्वों को पुनः अवशोषित करती है। और अगला पॉइंट लिखो, छनित्र का लगभग 99% भाग किडनी द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है। छनित्र का लगभग 99% भाग किडनी द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है। किडनी द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है। और कितना भाग शेष बचा? लिखो, शेष 1% भाग प्रतिदिन यूरिन के रूप में, शेष 1% भाग प्रतिदिन यूरिन के रूप में शरीर से उत्सर्जित होता है। प्रतिदिन यूरिन के रूप में शरीर से उत्सर्जित होता है।
यूरिन के रूप में शरीर से उत्सर्जित होता है, शरीर से उत्सर्जित होता है। कितना प्रतिशत? जिसका आयतन लिख लो, जिसका आयतन 1.5 से 1.8 लीटर, जिसका आयतन 1.5 से 1.8 लीटर, जिसका आयतन 1.5 से 1.8 लीटर प्रतिदिन, 1.5 से 1.8 लीटर प्रतिदिन पाया जाता है। 1.5 से 1.8 लीटर प्रतिदिन पाया जाता है, प्रतिदिन पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। लेकिन अभी इसमें एक पॉइंट और बचा है, ध्यान से सुनना। क्या पॉइंट बचा है? कि जब, ध्यान से सुनो और इसको समझो, जब हृदय से रक्त चलता है तो उसमें कितना दाब उपस्थित होता है भाई? लगभग 120 mm ऑफ Hg का दाब उपस्थित होता है। और जब किडनी तक पहुंचता है, यानी किडनी में प्रवेश करता है रक्त, तो उसमें कितना दाब पाया जाता है? 80 mm ऑफ Hg। अब इस दाब, ये जो दाब है, प्रेशर है रक्त में, वो प्रेशर है जो किडनी में प्रवेश कर रहा है, इसका कुछ भाग किसमें पाया जाता है? छनित्र। इसका कुछ भाग किसमें मिलता है? छनित्र में। और उसका आयतन होता है 10, मतलब उसका मान होता है 10 से 15 mm ऑफ Hg, और उसे बोलते हैं EFP, यानी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर यानी प्रभावी छनन। क्या बोलते हैं? प्रभावी छनन। ये वो प्रेशर है जो किसमें उपस्थित होता है? छनित्र में। यही वो प्रेशर है जो छनित्र को आगे बहाकर ले जाएगा। आगे मतलब पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी की दिशा में ले जाएगा। अगर ये प्रेशर नहीं होता तो छनित्र आगे नहीं जाएगा। आई बात समझ में? तो लिखो कि किडनी में प्रवेश करने पर, किडनी में प्रवेश करने पर रक्त में दाब लगभग, किडनी में प्रवेश करने पर रक्त में दाब लगभग 80 mm Hg। प्रवेश करने पर रक्त में दाब लगभग 80 mm Hg पाया जाता है। 80 mm Hg पाया जाता है। अगला पॉइंट, इसका कुछ अंश, इसका कुछ अंश छनित्र में प्राप्त होता है। इसका कुछ अंश छनित्र में प्राप्त होता है, जिसे EFP, जिसे EFP दोनों में लिखना है, इंग्लिश हिंदी में। EFP इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसे EFP इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर या प्रभावी छनन दर, प्रभावी छनन दर कहते हैं। EFP इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर या प्रभावी छनन दर कहते हैं, जिसका मान 10 से 15 mm Hg, जिसका मान 10 से 15 mm Hg पाया जाता है। जिसका मान 10 से 15 mm Hg पाया जाता है। ये दाब छनित्र को आगे लेकर जाता है। ये दाब छनित्र को आगे लेकर जाता है। आगे मतलब यूरिनिफेरस नलिका में पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। ये हो गया पहला स्टेप। कौन सा? सूक्ष्म निस्यंदन। अब आ जाओ दूसरा स्टेप, विशेष पुनः अवशोषण। दूसरा स्टेप क्या है? विशेष पुनः अवशोषण। विशेष पुनः अवशोषण।
विशेष पुनः अवशोषण। ध्यान से सुनो, ये यूरिन निर्माण का दूसरा स्टेप है जिसे कहते हैं विशेष पुनः अवशोषण। अब दो बातें, ये क्यों होता है और कहाँ होता है। क्यों होता है तो समझो, छन्नित्र में जो आवश्यक तत्व हैं उनको शरीर में वापस लेने की जो क्रिया है, ताकि शरीर से पोषक तत्वों और आवश्यक तत्वों की हानि ना हो। और दूसरा कहाँ होता है तो नेफ्रॉन के नलिका भाग में। तो नेफ्रॉन का नलिकीय भाग जिसे हमने बोला है यूरिनीफेरस नलिका, क्या बोलते हैं, यूरिनीफेरस नलिका, वहां पर ये क्रिया संपन्न होती है। आई बात समझ तो लिखो। अच्छा, एक और पॉइंट, पुनः अवशोषण क्यों कह रहे हैं। पुनः अवशोषण मतलब दोबारा अवशोषित होना। तो किडनी में जो तत्वों का अवशोषण होता है वो दोबारा होता है, यानी इससे पहले भी एक बार अवशोषण हो चुका है। कहाँ हुआ है, पाचन तंत्र में, आंत में, छोटी आंत और बड़ी आंत में। छोटी आंत और बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। तो एक बार अवशोषित होने के बाद ये पोषक तत्व रक्त में पहुंचते हैं और फिर किडनी में दोबारा अवशोषित होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है पुनः अवशोषण। तो देखो, छनित्र में उपस्थित पोषक तत्वों, छनित्र में उपस्थित पोषक तत्वों एवं आवश्यक तत्वों के पुनः अवशोषण की क्रिया, अगला पॉइंट, ये क्रिया नेफ्रॉन के नेफ्रॉन के यूरिनीफेरस नलिका भाग में संपन्न होती है। यूरिनीफेरस नलिका भाग में संपन्न होती है। यूरिनीफेरस नलिका भाग में संपन्न होती है। कैसे होती है इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा दें क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता अपने को है नहीं। सीधे अपन प्रोसेस की बात करेंगे और कॉपी पेन नीचे रख के ध्यान से देखना बेटा, एकदम ध्यान से। अभी जो हमने बाउमैन कैप्सूल बनाया था, ये मान लो बाउमैन कैप्सूल, ठीक है, और यहां से यूरिनीफेरस नलिका शुरू होती है। अब यूरिनीफेरस नलिका में
इधर से रक्तवाहिका आई और इधर से रक्तवाहिका चली गई। एफरेंट आर्टेरियोल आता है और इफरेंट आर्टेरियोल जाता है। तो यूरिनिफेरस नलिका, उस नलिका का शुरुआती भाग जिसे हम बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी। एक हेयरपिन के आकार का लूप दिखता है जिसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप। और फिर ये वाला भाग दिखता है जिसे बोलते हैं डीसीटी, और डीसीटी खुलता है किसमें? संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका में इसमें और भी नेफ्रॉन खुलते हैं। ये भाग देखा है। अब होता क्या है बच्चों, और हमने देखा था कि ये जो रक्तवाहिका है ये घूमकर वापस आती है, ऐसा पढ़ा था। ये रक्तवाहिका भाई घूमकर वापस आ गई और रक्तवाहिकाओं का एक मतलब रक्त केशिकाओं का नेटवर्क बनाता है, जाल बनाता है, और एक यू आकार का लूप बनता है जिसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। तो ये जो यू आकार दिख रहा है ये वासा रेक्टा, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब बात करते हैं काम की, है ना। तो काम की बात ये है भैया कि ये जो भाग है इसमें आप देखोगे तो जो डायग्राम बन रहा है इसमें हम 2-3 बंटवारे कर रहे हैं। कितने बंटवारे? 2-3 बंटवारे कर रहे हैं। एक ये वाली लाइन दिख रही है, इसके ऊपर वाला भाग कौन सा है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स याद आ रहा है? किडनी का बाहरी भाग जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो यानी इसके ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ये सब कहाँ उपस्थित होता है? कॉर्टेक्स में। इसके बीच वाला भाग देखोगे तो ये किसकी शुरुआत हो रही है? यहां से मेडुला की, और ये वाला डीप मेडुला। डीप मेडुला मतलब मेडुला का गहराई वाला भाग, ये ऊपरी भाग, और ये मेडुला का निचला भाग। अब बात यह है कि ये जो नलिका दिख रही है पीसीटी, हेनले का लूप और डीसीटी, इसमें एक तरल प्रवाहित हो रहा है। कौन सा तरल? अभी अभी हमने पढ़ा है क्षनित्र। कौन सा तरल प्रवाहित हो रहा है? क्षनित्र, इस नलिका में। ठीक है, इसमें क्या जा रहा है? फिल्ट्रेट। तो इसको हम लिख रहे हैं फिल्ट्रेट। यूरिनिफेरस नलिका में जाता है फिल्ट्रेट, और बाहर ये हमें रक्त केशिका दिख रही है, इसमें क्या प्रवाहित होता है? रक्त प्रवाहित हो रहा है, रक्त। देखो, और ये दोनों विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है। समझ में आ रहा है? एक बाएं से दाएं जा रहा है, दूसरा दाएं से बाएं। एक ऊपर से नीचे जा रहा है, दूसरा नीचे से ऊपर। एक नीचे से ऊपर जा रहा है, दूसरा ऊपर से नीचे। यानी क्षनित्र और रक्त का जो प्रवाह है वो विपरीत दिशा में होता है। दिख रहा है यहाँ पे? एक बार अगला ध्यान से सुनिए। इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है, यहां भी एक तरल भरा होता है जिसे बोलते हैं अंतरस्तरीय तरल। क्या भरा होता है? तरल होता है जिसे बोलते हैं अंतरस्तरीय तरल। ये एक तरह का बाह्य कोशिकीय तरल होता है। कैसा? ईसीएफ। ईसीएफ याद है? लिम्फ बना था जिससे, लिम्फ का निर्माण जिस तरल से हुआ था वो भी क्या था? अंतरस्तरीय तरल। यहां भी इन दोनों के बीच में एक और तरल होता है जिसे बोलते हैं अंतरस्तरीय तरल या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और कितने तरल की बात हो गई? 3। ध्यान से सुनो। अब यहाँ कितने तरल महत्वपूर्ण है? 3। एक तरल कहाँ है? नेफ्रॉन के अंदर, वो कौन सा है? क्षनित्र। एक तरल कहाँ है? रक्त केशिका के अंदर, वो कौन है? रक्त। और दूसरा इन दोनों के बीच में उपस्थित खाली स्थान में, और वो कौन है? अंतरस्तरीय तरल। ऊपर भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। जहां भी खाली स्थान दिख रहा है वहां क्या उपस्थित होगा? अंतरस्तरीय तरल। आई बात समझ? चलो,
अब हम बात करते हैं कि जो पीसीटी है, कौन है? पीसीटी। तो यहां पे अंतर स्तरीय तरल लिखने की जगह अगर हम यहां लिख दें तो चलेगा? एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखेंगे अंतर स्तरीय तरल, ठीक है। अब सुनने वाली बात ध्यान से सुनो। जो छनित्र है उसमें पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व छनित्र से निकलकर कहां आएंगे? अंतर स्तरीय तरल में, और वहां से कहां जाएंगे? रक्त में। ये आ गए कौन? पोषक तत्व। पुनः अवशोषण की क्रिया। तो पुनः अवशोषण में सबसे पहले किसकी बात करेंगे? पोषक तत्वों की, जो कहां से निकलेंगे? छनित्र से। कहां जाएंगे? अंतर स्तरीय तरल में, और वहां से कहां जाएंगे? रक्त में। कौन जाएगा? पोषक तत्व। कितना? 100%। यानी छनित्र में जितना भी पोषक तत्व है, छनित्र में जितना भी पोषक तत्व है, वो सब पीसीटी भाग में छनित्र से निकल के कहा जाता है? रक्त में। आई बात समझ? एक बात। दूसरी बात, इसके अलावा और कौन आएगा? कौन आएगा? NaCl। और कौन आएगा? H2O। और कौन आएगा? HCO3-। और कौन आएगा? K+। फिर से सुनो, पोषक तत्व आ रहे हैं। पोषक तत्व में ग्लूकोज भी हो गया, विटामिन भी हो गया, जो भी पोषक तत्व छनित्र में उपस्थित है वो सब आ जाएंगे। कितना? 100% पूरा। जल और सॉल्ट यानी लवण, जल और लवण की अधिकांश मात्रा, अधिकांश मतलब 60 से 70% मात्रा, ये भी क्या होती है? पुनः अवशोषित होती है। कुछ मात्रा किसकी? बाइकार्बोनेट, HCO3- क्या है? बाइकार्बोनेट। और कुछ मात्रा किसकी? पोटेशियम आयन की पुनः अवशोषित होती है। और ये सब कहां होता है? पीसीटी। ये सब कहां होता है? पीसीटी में। अब आते हैं कहां? ये वाला भाग। ये वाला भाग कौन सा है? लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले की जो भुजा नीचे जा रही है उसे क्या बोलते हैं? कौन सी भुजा? अवरोही भुजा। जो नीचे जा रही है अवरोही, जो ऊपर जा रहा है आरोही। अवरोही भुजा केवल जल के लिए पारगम्य है। केवल किसके लिए पारगम्य है? जल के लिए। जल इसमें से निकलता है और कहां जाता है? जल निकलता है छनित्र में से, कहां जाता है? अंतर स्तरीय तरल। याद रहेगा कौन गया? जल। तो ये वाली जो भुजा है अवरोही भुजा, केवल और केवल जल के लिए पारगम्य है, लवण के लिए अपारगम्य होती है। इसके लिए? लवण के लिए अपारगम्य होती है। अगला पॉइंट, जो आरोही भुजा है, कौन सी भुजा? ये केवल किसके लिए पारगम्य है? NaCl। और NaCl निकल के कहां पहुंचता है? रक्त में। ये केवल किसके लिए पारगम्य है? NaCl। और जल के लिए अपारगम्य होती है। कौन सी भुजा? आरोही भुजा। यहां केवल किसका पुनः अवशोषण होता है? NaCl का। ठीक है। ये पतला भाग दिख रहा है, ये ऊपर चौड़ा भाग है। चौड़े भाग में भी बच्चों केवल NaCl का पुनः अवशोषण होता है। किसका पुनः अवशोषण? NaCl। लेकिन ये जो पुनः अवशोषण है ये विशेष परिस्थितियों में होता है। कौन सी परिस्थिति में? विशेष परिस्थिति। आगे बढ़ते हैं। ये हो गई बात किसकी?
हेनले लूप की। अगला आता है डीसीटी। डीसीटी में उन्हीं तत्वों का पुनः अवशोषण होता है जो कहां हुआ था, पीसीटी में। तो सबसे पहले कौन अवशोषित होगा? सबसे पहले कौन? नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कितना हो चुका है। पोषक तत्व यहाँ पुनः अवशोषित नहीं होगा, क्योंकि वो 100% पहले ही कहाँ अवशोषित हो चुका है, पीसीटी। तो कोई अगर 100% पहले ही पुनः अवशोषित हो चुका है तो क्या यहां तक पहुंचेगा? नहीं। तो क्या आएगा भाई यहाँ पर? पुनः अवशोषण किसका होगा? NaCl का, और किसका होगा? जल का, और किसका होगा? बाइकार्बोनेट का, और किसका होगा? पोटेशियम का। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ मात्रा सोडियम आयन की भी पुनः अवशोषित होती है। कहां? डीसीटी भाग में। कौन से भाग में? डीसीटी। कितनी बात समझ में? आगे बढ़े। बोले सर अब मामला गड़बड़ हो रहा है, अब हमारी क्षमता से थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, अभी अपन रिवाइज भी करेंगे, घबराओ मत, है ना। फिर ये छनित्र पहुंचता है कहां? संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका में जो बचा हुआ जल है उसमें से अधिकांश मात्रा में जल वापस पुनः अवशोषित होता है संग्राहक नलिका में। और कुछ मात्रा किसकी? यूरिया की अवशोषित होती है। क्या होती है? जल पुनः अवशोषित होता है और यूरिया अवशोषित होती है। यूरिया कभी भी पुनः अवशोषित नहीं होता। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूरिया आंत में अवशोषित नहीं हुआ है, पहली बार अवशोषित हो रहा है, इसलिए इसके अवशोषण को पुनः अवशोषण नहीं कहा जाए। अपन ने पहली क्लास में लिखा था यूरिया का निर्माण लिवर की कोशिकाओं में अमोनिया से होता है। तो जो लिवर में बना है वो पहली बार अवशोषित हो रहा है, वो आंत में अवशोषित नहीं हुआ है, इसलिए इसका अवशोषण होता है और बाकी सभी का पुनः अवशोषण होता है। कोई 2 बार एग्जाम में फेल हो गया यानी पुनः फेल हो गया, कोई पहली बार फेल हुआ है मतलब उसका पुनः नहीं है, ठीक है। तो ये पहली बार अवशोषित हो रहा है, इसलिए इसका अवशोषण पुनः अवशोषण नहीं कहा जाएगा। लेकिन कुछ मात्रा है किसकी? यूरिया की। कुछ मात्रा यूरिया की पुनः अवशोषित होती है और कहां चली जाती है? कहां चली जाती है? आरोही भुजा में। कहां चली जाती है? आरोही भुजा में। यहां कंप्लीट होता है पुनः अवशोषण। क्या कंप्लीट होता है? पुनः अवशोषण। अभी रुको, भागना नहीं, कहीं जल्दी नहीं मचाना, रुको। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो स्टेप है पुनः विशेष अवशोषण, विशेष पुनः अवशोषण, और तीसरा स्टेप कौन सा? विशेष स्त्राव। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? साथ साथ। तो कुछ तत्वों का पुनः अवशोषण होता है और कुछ तत्वों का स्त्राव होता है। तो स्त्राव किसका होता है जानने की कोशिश करेंगे। जो लाल रंग से एरो दिख रहा है बच्चों, लाल रंग से जो एरो ऊपर जा रहा है वो स्त्राव है। किसका? पोटेशियम का, अमोनिया का और H+ का। किसका? पोटेशियम, अमोनिया और H+। और वही यहां भी मिलेगा, पोटेशियम, अमोनिया और H+। इन तीनों का क्या होता है? इन तीनों का स्त्राव होता है। कहां से कहां? रक्त से छनित्र में। जो पुनः अवशोषण होगा वो कहां से कहां? छनित्र से रक्त या अंतर शरीर तरल में। जो स्त्राव होगा वो कहां से कहां? रक्त से छनित्र में। अब ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगे, और ये दोनों प्रोसेस जब एक साथ चलेंगे उसके बाद जो छनित्र की मात्रा यहां से बाहर जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? यूरिन। उसे क्या कहा जाएगा? यूरिन। तो यहां पर हमने दूसरा स्टेप भी देख लिया और लगे हाथों तीसरा स्टेप भी देख लिया।
तो विशेष पुनः अवशोषण भी हो गया और विशेष स्त्राव भी हो गया। विशेष स्त्राव में याद रखना है 3 ही तत्वों का विशेष स्त्राव होता है, पोटेशियम आयन, अमोनिया और H+ आयन। और यह भी याद रखना है कि पोटेशियम आयन इकलौता ऐसा तत्व है जो पुनः अवशोषित भी हो रहा है और स्रवित भी हो रहा है। याद रहेगा, यहां से देखो, यहां से आ रहा है और यहां से जा रहा है। इकलौता ऐसा तत्व जो पुनः अवशोषित भी होता है, स्रवित भी होता है। और कुल मिलाकर 3 तत्व स्रवित होते हैं। कौन कौन? पोटेशियम, अमोनिया और H+ आयन। और ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं और इसके बाद जो क्षणित्र यहां से बचा हुआ आगे जाता है उसे कहा जाता है यूरिन। आइए समझ में, बना लीजिए। हाँ, क्या 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 बोल रहा हूं ना। डायग्राम बना लीजिए। आज बन जाएगा। नहीं बन पाएगा एकदम। भैया देखो, एरो इधर का उधर मत कर देना। एरो इधर का उधर हुआ और तुम MBBS से आयुर्वेदिक में पहुंच गए, और इधर करोगे तो पशु अस्पताल में नजर आओगे, इंसान के फिर लायक नहीं रहोगे तुम। और इधर उधर किया तो मेडिकल हॉल पे नजर आओगे। कहां? हाँ बोल, सब ठीक है, कुछ कमी तो नहीं रहेगी बेटा? प्रियंका, कुछ छूट तो नहीं गया? हमने कहा एक्सपर्ट एडवाइस ले लिया जाए। रानी, बता देना बेटा अगर कुछ छूट जाए। और इधर कौन है भाई? दीपेंद्र। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं बेटा? हमने कहा यही पूछ ले तुमसे कम से कम। हिस्ट्री, हाँ, संस्कृत। मुझे याद आ रहा है 2011 या 12 की बात थी। उस समय मैं 1 आध साल हुआ था, 1-2 साल पढ़ा रहा था। ऐसे ही एक बैच था, एक बच्चा आया क्लास में, तो मेरे ख्याल से कोई सा तो टॉपिक चल रहा था। उस समय क्या है ना, थोड़ी ऐसा 4 क्लास नहीं होती थी एक दिन में, 2 ही क्लास होती थी, 3-3 घंटे की क्लास होती थी एक दिन में, 2 ही लेक्चर। एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री, एक दिन जूलॉजी बॉटनी, 3 घंटे। तो 3 घंटे क्लास चली एकदम। 3 घंटे बाद आप कहता है, सर, कहा सर जो पढ़ाया आपने बहुत मजा आया, पर समझ में कुछ नहीं आया। बोले सर बहुत बढ़िया रहा, लेकिन समझ में सर कुछ नहीं आया। हमने कहा इसको मैं अपनी मतलब तारीफ समझूं या बुराई समझूं? है ना, कठिनाई हो जाती है।
जैसा कि मैंने बोला है पहले भी, बेसिक्स। फिर मैंने क्या किया ना, फिर मैंने कहा कि नहीं, कठिनाई ये इसकी नहीं है, ये परेशानी हर साल आएगी। तो मैंने कहा वहां से पढ़ाई शुरू करो जहां से इन्हें करी नहीं। तो पढ़ाई के स्तर को हम और नीचे ले गए कि भाई हम ये भी नहीं उम्मीद करेंगे कि तुम बेसिक पढ़ के आओ ना, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, वो भी हम ही पढ़ाएंगे। तो हमने जीरो से पढ़ाना शुरू किया। जीरो का मतलब समझते हो? शून्य। नहीं तो पहले हम समझते थे कि अरे 10वीं 12वीं करके आए हो तुम लोग, कुछ तो आता ही होगा। बाद में पता चला सरकार ने दो मतलब सरकार ने सर्टिफिकेट भी दे दिया है पास होने का। एक अभी मैंने वो तुमको बताया था, तुम लोगों को एक सेल्फ स्टडी वाला भूत बताया था। अरे भाई साहब, एक को ऐसा पकड़ा ना, सारे मंदिर मस्जिद मौलवी हमने दिखा दिया, लेकिन उसका सेल्फ स्टडी का जिन्न नहीं छूट रहा है। कुछ लोग, देखो एक बात समझो, अभी तुम लोग इतने छोटे हो ना कि अपना दिमाग ना लगाओ तो ही ठीक है, नहीं है ना? इस बात को स्वीकार, कितनी अच्छी बात है कि सर हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है। एक बार जरा तालियां हो जाए इनके लिए। तो इतनी ईमानदार बच्ची है, कह रही सर हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है। बेटा मैं तेरी बात से ना एकदम सहमत हूं, बाकी को तो पता भी नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं है ना? तू एक बार सबके लिए ताली बजा दे कि तुझे तो कम से कम मालूम है। भाई मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। मेरी तो अब इच्छा ही नहीं हो रही बोलने की। ठीक है, बन गया, बना लो आराम से एकदम, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी कोई नहीं, अपने पास पूरा साल पड़ा है, कोई जल्दी ना है। और कौन सा आखिरी बार मीट थोड़ी होना है, हर साल होगा। नहीं नहीं, लेकिन आराम से बनाओ बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं। विकास, कुछ भूला हुआ याद आया क्या? नहीं याद आ रहा है, सब भूला है। कल अपनी क्लास नहीं थी क्या? कल अपनी क्लास नहीं हुई थी? थी, हुई थी ना? और हाँ वही इसमें कहा, आज कौन नहीं दिख रहा है? रोहन नहीं दिख रहा। हाँ वही तो हमने कहा, हमने कहा कुछ अजीब टाइप ऐसा कुछ ऐसा दिखता था यहाँ पे, आज नहीं दिख रहा है। ठीक है,
सोमिल को तो अब लग रहा है कि एक आध दिन जूता उसके बजेगा। आया था फिर चला गया। हाँ अच्छा, सचिन भी दिखा था मुझे, है ना? तो मैं अभी आया तो जैसे मैंने गाड़ी बोली, मुझको देख के ऐसे कर रहा है। उसको नहीं मालूम सर की दो आंखें इधर भी हैं। बच्चे क्या कि ऐसे कर लेते, ऐसे ये नहीं समझते पीछे भी लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। क्लास रेगुलर आइए भाई। नियमित क्लास आने की आदत डाल लीजिए। बन गया? फिर बना तुम लोग, दिखाएंगे हम कल। तो हो नहीं पाएगा ना फिर, तुम लोग इतना टाइम लगा दोगे। लिखो। तुम मजाक करो तो ठीक है, हम करें तो बुरा लग गया। लिखिए कि नेफ्रॉन और रक्त केशिका के बीच, नेफ्रॉन और रक्त केशिका के बीच, रक्त केशिका के बीच अंतरस्तरीय तरल उपस्थित होता है। नेफ्रॉन और रक्त केशिका के बीच अंतरस्तरीय तरल उपस्थित होता है। अंतरस्तरीय तरल उपस्थित होता है। अगला पॉइंट, पुनः अवशोषण की क्रिया अलग अलग भाग में, पुनः अवशोषण की क्रिया अलग अलग भाग में भिन्न रूप में पाई जाती है। अलग अलग भाग में भिन्न रूप में पाई जाती है। नंबर 1 लिखो, पीसीटी। अलग अलग भाग में भिन्न रूप में पाई जाती है। नंबर 1 लिखो, पीसीटी। पीसीटी लिखो। इसमें पोषक तत्वों का 100% पुनः अवशोषण, इसमें पोषक तत्वों का 100% पुनः अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का 100% पुनः अवशोषण होता है। अगला पॉइंट, लवण तथा जल, लवण तथा जल की अधिकांश मात्रा, लवण तथा जल की अधिकांश मात्रा यहां पुनः अवशोषित होती है। लवण तथा जल की अधिकांश मात्रा यहां पुनः अवशोषित होती है। अधिकांश मात्रा यहां पुनः अवशोषित होती है। अगला पॉइंट, बाइकार्बोनेट तथा पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट तथा पोटेशियम आयन की कुछ मात्रा पुनः अवशोषित होती है। बाइकार्बोनेट तथा पोटेशियम आयन की कुछ मात्रा पुनः अवशोषित होती है। कुछ मात्रा पुनः अवशोषित होती है। अगला पॉइंट, पीसीटी में, पीसीटी में कुल पुनः अवशोषण का, पीसीटी में कुल पुनः अवशोषण का 60 से 65%, पीसीटी में कुल पुनः अवशोषण का 60 से 65% भाग संपन्न होता है। 60 से 65% भाग संपन्न होता है। 60 से 65% भाग संपन्न होता है। अगला लिखो, हेनले का लूप। तो पहला हो गया पीसीटी, दूसरा लिखो हेनले का लूप। हेनले का लूप, हमें मालूम है इसकी दो भुजाएं हैं। पहले लिखो, अवरोही भुजा
हेनले का लूप में पहला पॉइंट, अवरोही भुजा केवल जल के लिए पारगम्य होती है। अवरोही भुजा केवल जल के लिए पारगम्य होती है। अवरोही भुजा केवल जल के लिए पारगम्य होती है तथा लवण के लिए अपारगम्य, केवल जल के लिए पारगम्य होती है तथा लवण के लिए अपारगम्य पाई जाती है, तथा लवण के लिए अपारगम्य पाई जाती है। और यहाँ केवल जल का पुनः अवशोषण होता है। और यहाँ केवल जल का पुनः अवशोषण होता है। यहाँ केवल जल का पुनः अवशोषण होता है। अगला पॉइंट, आरोही भुजा लवण के लिए पारगम्य, आरोही भुजा लवण के लिए पारगम्य तथा जल के लिए अपारगम्य होती है। आरोही भुजा लवण के लिए पारगम्य तथा जल के लिए अपारगम्य होती है। यहाँ NaCl का पुनः अवशोषण पाया जाता है। यहाँ NaCl का पुनः अवशोषण पाया जाता है। NaCl का पुनः अवशोषण पाया जाता है। अगला पॉइंट, DCT। DCT में पोषक तत्वों के अलावा, DCT में पोषक तत्वों के अलावा पुनः अवशोषण, DCT में पोषक तत्वों के अलावा पुनः अवशोषण, DCT में पोषक तत्वों के अलावा पुनः अवशोषण PCT के समान होता है। पुनः अवशोषण PCT के समान होता है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, संग्राहक नलिका। इसमें बचे हुए जल में से अधिकांश, इसमें बचे हुए जल में से अधिकांश मात्रा, इसमें बचे हुए जल में से अधिकांश मात्रा पुनः अवशोषित होती है। बचे हुए जल में से अधिकांश मात्रा पुनः अवशोषित होती है। बचे हुए जल में से अधिकांश मात्रा पुनः अवशोषित होती है तथा यूरिया की कुछ मात्रा, तथा यूरिया की कुछ मात्रा का अवशोषण पाया जाता है। यूरिया की कुछ मात्रा का अवशोषण पाया जाता है। यूरिया की कुछ मात्रा का अवशोषण पाया जाता है। ठीक है। अगला हेडिंग डालो, विशेष स्त्राव। तीसरा स्टेप लिखो, विशेष स्त्राव। विशेष स्त्राव लिखो, छनित्र तथा रक्त में आयनिक संतुलन, छनित्र तथा रक्त में आयनिक संतुलन, छनित्र तथा रक्त में आयनिक संतुलन बनाए रखने के लिए